सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद को नहीं मान रहा है वो काफिर है। जैसे चीजें हलाल और हराम होती हैं इस्लाम में, वैसे ही महिलाएं हलाल और हराम हो जाती हैं। और इंटीमेट रिलेशन करके, इंटरकोर्स प्रॉपर करके उस वक्त तक इंटरकोर्स होता रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए, उसका आर्टिकल, उसका स्पर्म उसके ऑर्गन में ना चले जाए, और दोनों बाहर निकल करके ये एक्सेप्ट ना करें कि हाँ मेरे वर्जाइना में, मेरे ऑर्गन में इसका स्पर्म गया है। भाई क्या कोठा और तवाइफ खाना खोल के रखे हो। सारे मुसलमान लौंडों को ना, मुझे लगता है मरते वक्त कब्रिस्तान में ना सीढ़ियां लेकर जानी चाहिए कब्र में, क्योंकि 135 फुट की 72 हूरें। हमें मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान खुद अपने मजहब का मजाक उड़ाते हैं बोल बोल करके, हम तो सिर्फ उसको डिकोड कर देते हैं। अगर मुझसे कोई मेरा ओपिनियन पूछे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे कुरान को बैन होना चाहिए भारत में। ये बात कल वायरल हो सकती है। कमेंट्स में लोग कहते हैं कि अब्दुल टारगेट पर रहता है नाजिया के। वो 2000-5000 लड़कियों के साथ सो चुका है भाई बंदा। उन्होंने कहा है कि एक दिन में मेरे से 12 बार सेक्स करवाती थी। अभी शादी का क्या प्लान है? दोनों। बताओ कौन से धर्म से? कट्टर सनातनी होना चाहिए। ये सांप को दूध पिलाने का काम सरकार कर रही है। टैक्स जो है वो हिंदू ही देते हैं, मंदिरें ही देती हैं, मजार को नहीं देता है टैक्स। तो मैं अपनी गरीबी कुत्ते पर भरोसा कर सकती हूँ, पाकिस्तानियों पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। जय हिंद, नमस्कार, दिस इज आशु धारीवाल। हिंदुस्तान तहलका पॉडकास्ट के नए और खास एपिसोड में हम स्वागत करने वाले हैं। खास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं ये अक्सर सोशल मीडिया पर मुद्दों पर इतने तीखे बयान देती हैं कि चर्चा का हिस्सा बन जाती हैं। अगर धार्मिक मुद्दों की बात करें तो वे बाकी से बोलती हैं, और कंट्रोवर्सी और इनका चोली दामन वाला रिश्ता है। स्वागत करते हैं हम नाजिया इलाही खान का। हर हर महादेव जी। शुरुआत में जो सबसे पहला मैं सवाल रखना चाहूंगी वो आपका खुद का नाम है जी। अगर हम एक्स या आपका यूजर नेम देखें तो वो है नाजिया इलाही खान फिर सनातनी जी। ये सनातनी कैसे ऐड हुआ? देखिए, मैं जब मेरा जब जन्म हुआ जी। तब तो मैं बोल नहीं सकती थी ना, अपने इमोशंस को अपने अम्मा अब्बा के सामने तो रख नहीं सकती थी। ठीक है। तो जब मैं होशो हवास में आई, जब मैंने चीजें समझी बूझी, तो मुझे ऐसा लगा कि बाय मिस्टेक रॉन्ग नंबर लग गया है और मैं एक मुस्लिम घर में जन्म ले चुकी हूँ। अब क्योंकि मैं मुस्लिम घर में जन्म ले चुकी हूँ, सो आई कांट बिट्रे विथ माई अम्मा अब्बा, बट आई रियली लव सनातन धर्म एंड आई एम डिवोटी टू एक्सेप्ट सनातन धर्म। तो इसलिए मैं नाजिया इलाही खान सनातनी हो गई। घर वालों को कभी इशू नहीं रहा इस बात? नो वे। इवन मेरे अम्मा अब्बा को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि जो है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। इफ़ आई एम बैड आई एक्सेप्ट आई एम बैड, इफ़ आई एम गुड आई एक्सेप्ट आई एम गुड। तो ये चीज़, यही अपब्रिंगिंग मुझे अम्मा अब्बा ने दी है एक्चुअली। और बचपन से स्पेशली मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है कि कभी भी ना हेजिटेशन में मत आना कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, हाँ ये बोलना चाहिए। डोंट एक्ट, जस्ट कीप योर सेल्फ इन फ्रंट एवरीवन। तो इसलिए मेरी फैमिली जो है वो मेरा बैकबोन है, और मेरे अम्मा अब्बा के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि मैं सुबह में सूर्य को जल देती हूँ ओके। एवरी डे, और मेरी अम्मा फजर की नमाज पढ़ रही होती हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन इनसाइड माई ओन हाउस। एक ही घर में मतलब दो धर्म दिखते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप नमाज छोड़ दो, जैसे उन्होंने मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम 5 वक्त का नमाज पढ़ो या तुम इस्लाम को सही से रिसाइटेशन में जाओ या सही से मानो। तो उसी तरीके से मैं भी उनको टारगेट नहीं करूंगी कि तुम नमाज छोड़ दो। अक्सर सोशल मीडिया पर सवाल तो उठते हैं कि क्या नाजिया नमाज पढ़ती है? अरे बाप रे, मैं मतलब आई एम लाइक पगली। नमाज 5 वक्त का फर्ज नमाज ऐसा था मेरा कि मेरी गाड़ी में मुसल्ला होता था जानमाज, जी। मेरे चैम्बर में जानमाज होता था कि मुझे फर्ज नमाज नहीं छोड़ना है,
नमाज तो भाई फ़र्ज़ है, और मरूंगी तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान यही पूछेंगे कि फ़र्ज़ कैसे छोड़ दिया तुमने। उसके बाद फिर मैं अपना जो अभी मार्च में मेरा पिटिशन फाइल होने वाला है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में, उसका रिसर्च मैं कर रही थी। तो इट्स मतलब 2023 की मैं बात बता रही हूँ आपको, 2022 के एंड में। उस रिसर्च में जब मैंने देखा कुल काफिरून जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, 4 कुल पढ़ते हैं, उसमें कुल काफिरून होता है। तो उसमें कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। काफिर कौन? जो बुत परस्त है, जो सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो सब के सब काफिर हैं। कुरान की नज़रों में, अल्लाह सुबहान की नज़रों में, पैगंबर मोहम्मद की नज़रों में, इस्लामिक रसाइटेशन की नज़रों में, हदीसों की नज़रों में, और जितने भी पैगंबर आए और गए हैं उनकी नज़रों में, मुसलमानों की नज़रों में, उम्मा की नज़रों में, फ़ी सबीलिल्लाह की नज़रों में, मोमिन और मोमिनात की नज़रों में, अशरफुल मखलूकात की नज़रों में, जो कोई भी बुत परस्ती करता है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद को नहीं मान रहा है, वो काफिर है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल कुरान कह रहा है। तो जब मैंने इसको रिसर्च में बहुत डीप में समझा, मैंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानती हूँ, मैं इसी काले कोट को और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के मैं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हूँ। मैं देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैंने मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बचाया। 2019 में मैंने पॉलीगेमी हलाला मैंने फाइल किया और अभी भी उसकी हियरिंग चल रही है। मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकती। देश का संविधान और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत मुझे इस बात की अनुमति नहीं देते हैं कि जो अल्लाह को सिर्फ नहीं मानता है और जो पैगंबर मोहम्मद को सिर्फ नहीं मानता है, मैं उसको काफिर बोल दूं। दिस इज सच एन obnoxious एंड डेफेमेटरी वर्ड कि अगर कोई अपनी धार्मिक चीजों को कर रहा है या अपने देवी देवताओं को मान रहा है तो मैं उसको काफिर पुकार दूं। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई क्विट फ्रॉम नमाज। तो सिर्फ यही वजह थी कि आपने नाम के पीछे सनातनी लगा लिया? नो, ये तो बहुत पहले लगा दिया था। ये तो बहुत पहले लगा दिया था। व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड, तो 9 और 10 में भी, तो मेरे अम्मा अब्बा के साथ हम लोग साल में एक बार वेकेशन पर जाते थे। तो उस वेकेशन में उस बार अब्बा ने हैदराबाद चूज किया था कि बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं तो बच्चों को दिखाया जाएगा। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे दैट वाज 5 स्टार होटल, तो नीचे में मंदिर बनी हुई थी और उस मंदिर में पुजारी आकर के वो पाठ पूजा कर रहे थे। तो मैं खड़ी हो गई, खड़े होकर मैं प्रसाद ले आई, नारियल ले आई, टीका वीका लगवा लिया मैंने, पेड़े वेड़े ले आई मैं। तो मेरी दादी अम्मी बहुत डांटी कि अरे ये लोग ये हिंदुओं का है, हमारा नहीं है, हम मुस्लिम है। तो मेरे फादर ने, मेरे अब्बा ने मेरी दादी से लिटरली झगड़ा किया कि इफ शी इज कंफर्टेबल लेट इट बी। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है और ना ही मैं अपने बच्चों पर डिक्टेटरशिप चलाने दूंगा। तो ये मेरा एक अलग से आस्था था और सिर्फ 9 और 10 साल की उम्र में ही था कि मुझे मंदिर में खड़ा होना है, मुझे टीका लगवाना है। और तब से 9 साल की बच्ची की उम्र से लेकर के आज 34 साल मेरा 2 दिन के बाद खत्म होने वाला है, 35वां आने वाला है। ओके, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बड़ा टीका लगाओ जी। 9 साल से 34। ये देखा आपके हाथ में रुद्राक्ष भी है। सो आपके पिताजी ने सपोर्ट किया तो आपने वो सनातनी कंटिन्यू रखा है। ये मंदिर की बात चल रही थी तो आपका एक विवादित बयान था, जो आपने बयान दिया था बाद में विवाद बन गया था। अच्छा। कि जो मक्का है वहाँ 3 मूर्तियां हैं। जब हम किसी चीज को, किसी कंटेंट को, किसी ऐतिहासिक चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो उस रिसर्च में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जैसे देखो आप 53-54 ईयर कांग्रेस की का ईरा था, कांग्रेस की सरकार थी। हमें एनसीईआरटी को कभी होश नहीं आया कि हमें संभाजी महाराज के लिए भी पढ़ाना चाहिए था। हमें औरंगजेब की क्रूरता ढंग से बतानी चाहिए थी। किस तरीके से औरंगजेब ने अलतकैया किया, दाई किया, जिहाद किया, जजिया लगाया हिंदुओं पर। तो जब हम रिसर्च पर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हम डिकोड करते हैं
और उस डिकोड के बाद पता चलता है कि अरे ये फैक्ट था। तो जिस तरीके से मक्का मुअज्जमा जो काला वाला है स्क्वायर, उसके अंदर 3 मूर्तियों का रिसर्च आ रहा है सामने। और इसको मैं और वैलिड इसलिए बोल रही हूँ, इवन ऑन अ सीरियस नोट मैं इसको आपके प्लेटफॉर्म पे रखना चाह रही हूँ कि जब हम अल कुरान के सूरे अल अंबिया में जाते हैं, वर्स 51 से 67 तक में जाते हैं, तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मूर्तियां तोड़ रहे हैं। और जब उनसे लोग पूछ रहे हैं सहाबा करम कि आप क्यों मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अपने लोगों से कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पर आस्था ले आए, विश्वास ले आए। और उन्होंने इंटेंशनली एक सबसे बड़ी मूर्ति जो थी, ये कुरान वजाहत कर रहा है, एक जो सबसे लंबी चौड़ी और बड़ी मूर्ति थी वो उन्होंने रहने दिया। ठीक है। और उन्होंने लोगों को कहा कि तुम ये मूर्तियां बना रहे हो, अब इससे कुछ मांग के दिखाओ, ये पूरा कर दे तो बताना। तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की बनी हुई कोई मूर्ति या संगमरमर की बनी हुई कोई मूर्ति आपकी आस्था को या आपके विशेष को पूरा नहीं कर सकती है। वो भगवान में परिवर्तित तब होता है जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब उसके अंदर एक करिश्मेटिक ऑरा आता है और तब जा करके हम उसको भगवान का स्वरूप बोलते हैं, है ना। तो इसलिए भी मैं बहुत कंफर्म हुई कि मक्का मुअज्जमा में 3 देवियों की मूर्ति तो जरूर है, जिसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन अरबिक। तो मैं इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक भी लेकर जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी तो नहीं। हाँ, अगर मैं गलत निकल गई तो अंग्रेज गया है, लेकिन सॉरी वर्ड तो छोड़ के गया ही है। ठीक है। जिस तरह से अभी मक्का पे बात हुई थी, हमने अभी सनातनी पर बात की थी। अक्सर आपको देखा जाता है 3 तलाक, 72 हूरे और हलाला, इन टॉपिक पर आप बहुत खुल के बोलते हैं। जी जी, एक्चुअल में दिक्कत क्या लगती है आपको इनमें? वल्गैरिटी है, फॉर गॉड सेक वल्गैरिटी है, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम लड़कियों के लिए ठीक नहीं था। मतलब एक रात आप उठे सुबह में और बेचारी लड़की ने मोटी रोटी बना दी या जल्दी नाश्ता नहीं दिया तो आपने तलाक 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 कह दिया, या आपने फ़ोन पर तलाक दे दिया। अब अल्लाह सुभान को तो पता नहीं था कि एंड्रॉयड फ़ोन आने वाला है, अंबानी जियो लाने वाला है और स्मार्टफोन लोग यूज़ करेंगे और व्हाट्सएप आने वाला है। तो इतनी स्मार्ट चीज़ें तो कुरान में लिखी हुई है नहीं। तो आप डिजिटल और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप तलाक दे रहे हो। अब मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर? तो तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जिस हिसाब से बेटियों की, मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में ना एक बार शादी हो गई उसके बाद तलाक हो गया, कोई लड़का उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी लड़का उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर गोद में एक आध बच्चा हुआ तब तो उसकी जिंदगी झंड हो जानी है, क्योंकि आगे की लाइफ उसको खट के कमाना है और बदनाम भी होना है, उसके कैरेक्टर की धज्जियां भी उड़नी है। और प्रत्येक मर्द ये सोचेगा कि हम इसको यूज कर लें बिस्तर पे, लेकिन निकाह बोल करके, शादी बोल करके कोई नहीं करना चाहेगा। तलाकशुदा है, अरे एक बच्चा है इसका, मतलब इतनी नीच नजर से देखा जाता है। मानो जैसे कि एक डिवोर्स अगर हो गया तो अब वो लड़की मतलब बहुत बड़ा पाप कर दी है, अब उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। बच्चा समेत फांसी लगा लो, मर जाओ, क्योंकि समाज तुमको जीने नहीं देगा, मुस्लिम कम्युनिटी तुमको जीने नहीं देगी। तो इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मेरा फर्स्ट और बहुत छोटा सा स्टेप था कि इसको खत्म किया जाए। अच्छा, जब मैंने ये पिटिशन फाइल किया था तब रिसेंटली मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ था। आई वॉज सो यंग और मात्र मैं 43 kg की थी, मात्र। और एवरीवन इज शॉक्ड कि भैया ये पतली दुबली सी, इतना कम एज है, आवाज भी बड़ी वो बच्चियों जैसी थी, क्या करेगी, कैसे सबमिशन देगी, क्या बोलेगी। बट द वे, क्योंकि जब आप अंदर में सुलग रहे होते हो, अंदर में आप जल रहे होते हो ना, तो वो एक अलग ही आपके शब्द निकलते हैं। और जो इनसाइड द कोर्ट रूम मैंने सूरह तलाक पढ़ा और उसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया, दैट वाज द हिट पॉइंट के हाँ,
कुरान भी कह रहा है कि तलाक बुरी चीज है, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन देखो वहां पर भी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हमारे चीफ जज का बेंच था, 3 जजेस बैठे हुए थे, जिसमें से एक मुसलमान थे। उस मुसलमान जज ने साइन नहीं किया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होने के लिए। सोचो, संविधान के सामने बैठ करके देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के आप चीफ जस्टिस ऑफ भारत के बगल में बैठ करके उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद किया, उन्होंने जजमेंट पर और ऑर्डर पर साइन नहीं किया जी। तो वो मुझे और गुस्सा आया। और 2019 में रिसर्च करने के बाद मैंने पॉलीगेमी और हलाला को भी मैंने फाइल कर दिया। अब आते हैं दूसरे पर। आपने कहा हलाला, सपोज आपकी एक बेटी हो इन फ्यूचर, जी। सपोज कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से, आपकी नजरों के सामने आपकी बेटी का तलाक हो गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो अब बैन हो गया, तलाक बिद्दत हो गया, ठीक है। और एज ऑफ सडन उस आपके जो छूट गए दामाद, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपकी बेटी के पास दोबारा आना है, यही ठीक है। कैन यू इमेजिन कि वो डायरेक्ट दोबारा नहीं आ सकता है? उसको जैसे चीजें हलाल और हराम होती हैं इस्लाम में, वैसे ही महिलाएं हलाल और हराम हो जाती हैं। तलाक हो गया, कैसे? तलाक हो गया, अब वो हराम हो गई, मतलब अपने काबिन के लिए, अपने मिजाजी खुदा के लिए वो हराम हो चुकी। डाइवोर्सी महिला जो है उसे हराम कहते हैं। हराम अपने मतलब खाविन, अपने शौहर के लिए वो हराम हो चुकी है। वो उसको देख नहीं सकता, वो उसको टच नहीं कर सकता, वो उसके साथ लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए हराम हो चुकी है। अब क्या करना होगा उसको हलाल करने के लिए? अब उसको हलाल करने के लिए उसका फिर से किसी के साथ निकाह कराना होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा संविधान कह रहा है। लेकिन सिर्फ निकाह नहीं कराना होगा, उसको इंटीमेट रिलेशन करना पड़ेगा उस दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे अब दूसरी शादी हुई। जिससे दूसरा निकाह हुआ है। और इंटीमेट रिलेशन करके, इंटरकोर्स प्रॉपर करके, उस वक्त तक इंटरकोर्स होता रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए, उसका आर्टिकल, उसका स्पर्म उसके ऑर्गन में ना चला जाए, और दोनों बाहर निकल करके ये एक्सेप्ट ना करे कि हाँ हाँ मेरे वर्जाइना में, मेरे ऑर्गन में इसका स्पर्म गया है। फिर वो तलाक देगा जो दूसरा वाला है, और उसके बाद फिर जो पहला मिजाजी खुदा है वो एक्सेप्ट करेगा। भाई क्या कोठा और तवाइफ खाना खोल के रखे हो, लाइक अपनी ही वाइफ को। हाँ, तो आप क्या एक्सेप्ट करोगी अपनी बेटी के साथ ये? या जो कोई भी मुस्लिम फैमिली है, या जो कोई भी बहुत कट्टर इस्लामिक है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आज देखो मुनव्वर राना की बेटी रो रही है, क्यों रो रही है? मुझे याद है बहुत अच्छे से, इवन मैं आपको वो क्लिपिंग भेज दूंगी। जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मामला मैं देख रही थी, आई वॉज सो न्यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मुझे बिल्कुल नहीं कैमरा फेस करना आता था, मुझे इतनी बनावटी की बातें आज भी नहीं आती हूँ, तब भी नहीं आती थी। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर और रॉ रहती हूँ। तो उस वक्त मुनव्वर राना की बेटी, जो सपा की नेता है हिबा राना, वो बहुत मंझी हुई थी डिबेट्स में, बहुत प्रो थी डिबेट्स में। और जिस हिसाब से वो मुझे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर टारगेट किया करती थी मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना, अरे अरे तुम तो मुर्तद हो गई हो, तुम तो इस्लाम के खिलाफ बातें करती हो। और मैं उनको समझाती थी प्यार से, दीदी ऐसा नहीं है, देखिए ये गलत है। और आज देखो, जब उस महिला को उसी का शौहर मुंह पे थूक कर चला गया तलाक दे करके, तो हमारे बनाए हुए, हमारे मेहनत किए हुए उसी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, मुस्लिम प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के वो इंसाफ मांग रही है। बहुत सारे लोग बोले बेचारी के साथ ऐसा हो गया। आई स्वेयर ऑफ महादेव, मैं घर में बैठकर खूब हंसी हूँ, और मैंने कहा अच्छा हुआ इसके साथ, क्योंकि जब आप कर्मा इस बूमेरैंग ना बाबा, आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तो आपको तो उस गड्ढे में गिरना ही था, गिरना ही था। एंड आई हैव प्रूफ किया, मैंने उनको मैसेज किया, और वो मैसेज सिर्फ 2 वर्ड का था, मजा आया क्या She blocked me. है उनका? She blocked me. ओके। Instead within 10 seconds she blocked me. मुझे कोई ग्रीफ नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं कि हिबा राना को तलाक दे दिया। मुझे ऐसा लगा, कर्मा, महादेव प्रभु बहुत अच्छा हुआ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वल्गर चीजें हैं उसको मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इसको रिफॉर्म कर दो, इसको खत्म करो, वैनिश करो, इरेज करो, मेक अ न्यू लाइफ। ये 72 हूरों वाला क्या है? सारे मुसलमान लौंडों को ना, मुझे लगता है मरते वक्त कब्रिस्तान में ना वो सीढ़ियाँ लेकर जानी चाहिए कब्र में, क्योंकि 135 फुट की 72 हूरें। अब बताओ क्या ये कॉमन सेंस यहाँ पर काम कर रहा है? मैं नहीं जा रही हूँ इंटेलेक्चुअल माइंड पर और डायबॉलिक माइंड पर और बहुत इंटेलिजेंट माइंड पर, बट एक कॉमन सेंस कि ये हमारे भारत में जो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के मर्द होते हैं, मैक्स टू मैक्स 6'2" हाइट जाती है, मैक्स टू मैक्स 6'2" हाइट जाती है मर्द पुरुषों की। कैसे करेंगे सेक्स 135 फुट की हूरों के साथ? मतलब सीढ़ी लगा के ऊपर जाएंगे, फिर सीढ़ी लगा के नीचे आएंगे, फिर भाग भाग के ऊपर जाएंगे, फिर भाग भाग के नीचे आएंगे। तो मुझे मतलब नॉनसेंस, नॉनसेंस, गड़ी नॉनसेंस। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मतलब तुमको फेस में किस करना होगा या स्मूच करना होगा तो तुम कहोगे जो स्लाइडर है ना उसके ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर तुम थोड़ा नीचे आना होगा तो तुम मिडिल में आओगे, फिर तुम थोड़ा और नीचे आना होगा तो तुम नीचे चले जाओगे। डजंट मेक सेंस बाबा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद अपने मजहब का मजाक उड़ाते हैं बोल बोल करके, हम तो सिर्फ उसको डिकोड कर देते हैं। अभी जैसे आप 3 तलाक और 72 हूरों इन सब पे अपने हमेशा बेबाकी से रखते अपनी राय, लेकिन हाल ही में कोर्ट की भी तलाक हसन पर हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये भी बंद होना चाहिए। तो ये भी क्या हलाला की तरह ही होता है? और तलाक हसन, तलाक एहसन, देयर आर वैरायटीज ऑफ तलाक, वैरायटीज ऑफ निकाह। तो मतलब ये भी 3 तलाक की तरह होता है? 3 तलाक बोला एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं, ये जितनी भी कुरीतियां हैं, इन सबको बंद होना चाहिए। और इनका नाम कैसे अलग अलग, मतलब क्या कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक बार में दे दो, तलाक के बिद्दत है तो फीमेल का पीरियड होगा उस दिन तलाक देना है, बिकॉज इस्लाम के हिसाब से फीमेल को सेक्सुअल डिजायर्स तब आते हैं जब वो माहवारी में होती हैं, पीरियड्स में होती हैं। उनको क्रैम्प जो आता है, वो क्रैम्प को, उस क्रैम्प में उनके हार्मोनल जो है वो फंक्शन बहुत तेजी से करते हैं। ये इस्लाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई मेरा ओपिनियन पूछे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे कुरान को बैन होना चाहिए भारत में। ये बात कल वायरल हो सकती है। आई डोंट केयर। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो है वो अरब से 2-4 मुल्लों को बुला ले, मुझे बुला ले, पूरा कुरान सुन ले और उसके बाद तय कर ले कि नाजिया सही है या गलत है। अगर मेरा एनरोलमेंट सैक होता है, हो जाए। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि नाजिया हिंदू है लेकिन नाम मुस्लिम वाला रखा हुआ है। मेरी माँ का नाम है यास्मीन। ये भी कहा जाता है कि आप अब्दुल को टारगेट करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? कमेंट्स में लोग कहते हैं कि अब्दुल टारगेट पर रहता है नाजिया के। अच्छा, ये मेरा भी आयरन ही है, मतलब मेरे भाग का भी आयरन ही है कि मेरा अगर किसी से झगड़ा होता है तो वो अब्दुल या अब्दुल्ला ही निकलता है, नाम निकल जाता है। तो मेरी माँ का नाम यास्मीन है, मेरे फादर का नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, मेरे बेटे का नाम जैद इलाही खान है। मेरे एंसेस्टर जो है वो ज़ैनुल आबदीन के परिवार से आते हैं, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट होता है पैगंबर मोहम्मद का। हम लोग शिजरा जो है हमारा वो ज़ैनुल आबदीन के शिजरे से आते हैं। मेरे पूरे खानदान में किसी ने इंटर रिलीजन शादी तक नहीं की है, ना कोई दामाद हिंदू है ना कोई बहू हिंदू है। लेकिन आप तो हिंदू दामाद ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो मतलब मैं खुद शादी करना चाह रही हूँ। अभी आप बीच में थोड़ा सा पुनीत वशिष्ठ के साथ आपके नाम जुड़ा ही Exactly. काफी वीडियोस भी सामने आई थी, खुद आपने अपनी एक्स पर भी रखते ही रोमांटिक शौक के साथ, फिर शादी की डेट की भी बात आई थी। लेकिन अचानक से वो टर्न कैसा आया कि फिर आप लोग वायरल वीडियोस में देखने लगे? आपने उनकी बहन को, उनकी मम्मी को बोला कि मैं समन भेजूंगी। पुनीत वशिष्ठ के बारे में भी आपने काफी ज्यादा एक्सपोजिंग बातें की थी। ये अचानक से लव स्टोरी जो थी आपकी, वो हेट स्टोरी कैसे हो गई और भी कैसे बदल गई कि फिर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोली जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ। अब जैसे आपने पूछा
तो जाहिर सी बात है कि मैं मतलब बैक ऑफ तो नहीं कर सकती ना, और ये मेरा नेचर भी है, मेरा ऑरा भी नहीं है। लेकिन एक एक घंटे का एवरीडे एक्सपोज नाजिया तो वही कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस शिट। द सेकेंड थिंग इज कि हाँ, इंसान अट्रैक्ट हो जाता है किसी से, और वो मेरी गलती थी कि मैं अट्रैक्ट हुई थी। उन्होंने मुझे मना किया था ओके कि आप सोशल मीडिया में मत डालो, आप किसी न्यूज़ में मत बोलो। उन्होंने मना किया था बिकॉज वो बहुत प्रो है। वो 2000-5000 लड़कियों के साथ सो चुका है भाई बंदा, रियाब जा चुका है, बहुत सारे चरस गांजा कर चुका है। बट मैं बहुत सभ्य फैमिली की हूँ। मेरे लिए एक रिलेशन मतलब वो जन्म जन्म का साथ होता है। मैं अपने अम्मा अब्बा को देख रही हूँ, तो वो लोग मेरी अम्मा की शादी जो है वो मात्र 15 साल की उम्र में हुई थी जी। और अब वो लोग बुढ़े हो गए हैं, तो साथ में हैं। हमारे घर में किसी का भी डिवोर्स आज तक नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आ रही हूँ जहाँ ये सारी चीजें नहीं होती हैं, और जहाँ ना छोकरीबाजी होता है ना लौंडेबाजी होती है। ये दोनों चीजें भी हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ वी बोथ आर कन्विंस कि हाँ हमें शादी करनी है, हमें एक रिलेशन बिल्डअप करना है, तो छुपाएंगे क्यों छुपाएंगे। पर वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे मत डालो, न्यूज़ पे मत बोलो। बट आई वॉज सो पॉजिटिव, आई वॉज सो वोकल। एंड आफ्टर दैट अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो आया था जो मैंने खुद देखा है, और छुप छुप के नहीं देखा है, अच्छे से देखा है बैठ करके। उन्होंने कहा है कि एक दिन में मेरे से 12 बार सेक्स करवाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान की उम्र न 30 से ऊपर हो तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी तो आ जानी चाहिए, थोड़ी बहुत सेंसिबल बातें तो आनी चाहिए। एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र 55 से 58 है। ये उन्होंने खुद कहा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं अभी भी उनका जवाब ही दे रही हूँ। सिर्फ 55 से 58 है। ठीक है। उन्होंने मुझे इवन आंटी कह करके पुकारा है आपको? हाँ। तो एक महिला जो 55 से 58 साल की है, वो 12 बार कैसे सेक्स करवा सकती है? ए भगवान, साइंस गया कहाँ? प्लीज इस आदमी को थोड़ा सा साइंस पढ़ा दो। इसलिए कहते हैं ना कि अक्लमंद दुश्मन रख लो, पर बेवकूफ 11 फिर दोस्त मत रखो। और वही किया था मैंने, ये बहुत बड़ी सियापा मैंने अपने साथ किया था। तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त रहते मेरी आँख खुली, और बहुत अच्छा हुआ कि वी आर सेपरेटेड एंड आई डोंट हैव टाइम टू इंडल्ज माई सेल्फ इन दिस शिट। उनको जो बोलना है बोलते रहे, एक्सपोज नाजिया, एक्सपोज नाजिया, एक्सपोज नाजिया। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां नाजिया ने अबॉर्शन ना कराया हो। ओ भाई, पश्चिम बंगाल में 300 से ज्यादा तो मेडिकल हॉस्पिटल्स है, और 3000 और 3 लाख से ज्यादा नॉर्मल हॉस्पिटल्स है। तो अगर मैंने 3 लाख, जस्ट सपोज कि मैंने 3 लाख बच्चा अबॉर्शन कराया है, तो मेरी हड्डियों के सूरमा हो जाना चाहिए था कंप्लीटली। मुझे तो, मैं तो मर जानी चाहिए थी। और अगर पश्चिम बंगाल में जस्ट सपोज मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ कि 5 करोड़ पुरुष है, तो 5 करोड़ पुरुषों के साथ फक कराने के बाद तो मतलब मैं कहीं पर पड़ी हुई होती, हॉस्पिटल में आईसीयू में लेटी रहती। तो मुझे लग रहा है नॉनसेंस चीजें जो वो बोल रहे हैं, इट्स बेटर कि थोड़ी सेंसिबल चीजें बोले। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे कोसे ना, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ कि वो मुझे डिफेम ना करे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि हाय हाय आप मेरे खिलाफ इतनी गंदी बातें क्यों बोल रहे हैं। प्लीज बोलिए, प्लीज, बिकॉज बैड टीआरपी इज ऑल्सो टीआरपी, फॉर गॉड सेक। तो लेकिन थोड़ी सेंसिबल बोलो कि मुझे भी लगे कि बंदा मैच्योर हो चुका है। इवन जो उन्होंने असंवैधानिक बातें बोली हैं, जो उन्होंने क्रिमिनलाइज बातें बोली हैं, जो वो एक संदीप अग्रवाल नाम के जो एक क्रिमिनल के साथ वो घूम रहे हैं, जो 12 से 13 केसेस के एब्सकॉन्डेड असामी है, वो जिसके घर में स्निफर डॉग लेकर के पुलिस जाया करती थी बागुयाटी की। ये पूरा मामला संदीप अग्रवाल और पुनीत वशिष्ठ का मैंने वेस्ट बंगाल सीआईडी को दिया है। और मैंने 3 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने फाइल किया है।
वो भी मैं आपको दे दूंगी ताकि आप उसको दिखाना विद प्रूफ कि, और सीआईडी डिपार्टमेंट अब उनको बुला करके, क्योंकि वो बीच में कहते हैं कलकत्ता से भागी हुई है, तो मैंने सोचा कि आजा बेटा कलकत्ता ही बुला लेती हूँ तुझे। तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है अपने पिटिशन पर, इट्स WP रेड पिटिशन, कि सीआईडी इसको टेक ओवर ले, और इट्स डन। अभी शादी का क्या प्लान है? ढूंढो। बताओ कौन से धर्म से? कट्टर सनातनी होना चाहिए, फिर से कह रही हूँ। मुस्लिम क्यों नहीं? नहीं, मुसलमान, they don't know how to respect a female. They don't know how to pamper a female. They even don't know how to manage a female. They don't know. देखो फीमेल जो होती है ना, जितनी भी स्ट्रांग हो, चांद पर चली जाए, बट she needs, sometimes she needs shoulder. वो बस इतना ही चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो उनको पैम्पर कर दे थोड़ा सा। I don't need money. I have name, fame and money. The entire things. मुझे मेरे पार्टनर से पैसे नहीं चाहिए, मुझे नाम शोहरत नहीं चाहिए। मेरा पार्टनर अगर बन रहा है तो वो सिर्फ नाजिया का पार्टनर नहीं बन रहा है, वो दा नाजिया इलाही खान का पार्टनर बन रहा है। तो मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्यार तो चाहिए, सम्मान तो चाहिए, और प्यार और सम्मान ये सनातनी बंदे ही दे सकते हैं भाई, क्योंकि वो देवियों की पूजा करते हैं, तो उनको बचपन से पता होता है कि महिला के सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपने कहा कट्टर सनातनी, मान लो सीएम योगी के कोई छोटे भाई हो तो? मुझे लगता है कि इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ मैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि इस्लाम में जो है लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है, लेकिन इस्लाम में कुछ रूल्स भी है, लाइक बुर्का, हिजाब। लेकिन क्या इस्लाम के रूल्स सबके लिए एक बराबर है? क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को देखो तो वहाँ के तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो तो फॉलो नहीं करती है, लेकिन यही कोई लड़की अगर बांग्लादेश या बंगाल में करती है तो उसे सरेआम सजा दी जाती है। तो ये दोहरापन कैसे आ जाता है? इसको मैं आपको बहुत डिटेल में बता देती हूँ। जैसे देखिए, फतवा इज काइंड ऑफ सजेशन, लेकिन हमारे मौलवी मुल्ला जो है वो फतवा दे देते हैं। अच्छा, जब अल कुरान लिखा जा रहा था, जब अल्लाह सुबहान लिख रहे थे पत्तों पर, पत्थर पर, ओस पर, तो उनको थोड़ी पता था कि कांग्रेस आएगा और आम आदमी पार्टी आएगी, और इमाम बुखारी जो है वो सोनिया एंटोनियो को लेकर के फतवा जारी करेंगे कि कांग्रेस को वोट दे देना जी। और अगर अल्लाह सुबहान ही कांग्रेस बनवाए है तो फिर तो बात अलग है भाई। ठीक है, तो जैसे ये लोग इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बहुत सारी क्रिमिनल डायबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरीके से हिजाब भी एक पार्ट है। इट्स जस्ट अ स्ट्रेटजी एंड नथिंग एल्स। आप पूरा अल कुरान का 30 पारा पढ़िएगा। 30 पारा में अरबा, निस्फ, सलासा, वर्सेस, आयतें, सूरतें, खत्मुल कुरान सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां पढ़ लीजिएगा हदीसों में, पर किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि बीबी आयशा ने हिजाब पहना था, बीबी मरियम ने हिजाब पहना था, बीबी सफिया ने हिजाब पहना था, बीबी जैनब ने हिजाब पहना था, बीबी फातिमा ने हिजाब पहना था। अब आ जाते हैं मुगल ईरा में। हमने शाहजहां तो खूब पढ़ा जी, तो शाहजहां की बेटी और बीवी का हिजाब पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा, क्योंकि पहनी नहीं थी ना। और अभी भी जब हम म्यूजियम में जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि राजपूतों की ड्रेस, इवन शाहजहां भी राजपूतों की ड्रेस पहना हुआ है, और उनकी जो लौंडियां और बांदियां हैं और जो कोठा और चकला चल रहा है शाहजहां के हमाम खाने में, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि घघरा, शरारा, गरारा मस्त पहन करके हॉट चिक लग रही है, मुमताज भी। तो ये सिर्फ एक इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेटियों को डरा करके उनके फ्रीडम को छीनने का तरीका है। ठीक है। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, एक नाजिया नहीं संभल रही है, ये तो मानना पड़ेगा, नाजिया नहीं संभल रही। नहीं संभल रही है। एक सबूही खान को ये लोग नहीं संभाल पाए। जी, तो अब सोचो कि मेरे जैसी और सबूही खान के जैसी, जस्ट सपोज 1 लाख आ जाए, क्या होगा इनका?
इसलिए ये बहुत अभी पता है परेशान है कि बस कैसे भी करके और नाजिया और सबूही नहीं होनी चाहिए। अगर 10 नाजिया और आ जाती हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है कि हम 10 मिल करके कुरान बैन कर देंगे। ठीक। कभी घर वालों ने रोका नहीं नाजिया कि ऐसा क्यों बोलती हो, चुप रहा करो, कभी डर नहीं लगता आपको? एक्चुअली जब आप मुझे मेरे घर पे देखेंगी ना जी। तो आपको लगेगा कि अच्छा इसी नाजिया का हमने इंटरव्यू किया था क्या। आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन, ओके। आई एम सच अ वेरी पॉजिटिव सोल। और मेरी फैमिली में ये पहले समझा जाता है कि वो जो बोल रही है उसमें तथ्य कितना है। और जब मेरी फैमिली को पता चलता है कि जो वो बोल रही है इसमें तथ्य तो बहुत सारे हैं, हम्म। तो कोई मुझसे सवाल नहीं करता है। और सवाल करता है तो कन्फ्रंटेशन इज नॉट बैड। वी डोंट बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म, we believe on optimism. My entire family, but we confront, we love to confront in on any topic because ये होना चाहिए। उससे क्या होता है, आदान प्रदान जो शब्दों का होता है, जो थॉट प्रोसेस का होता है, उससे क्या होता है कि जो मेरी फैमिली को नहीं पता या वो इग्नोर कर रहे हैं वो पॉइंट आउट हो जाता है कि यहाँ पर ये सही है। तो मेरी फैमिली स्टार्टिंग में बेशक उन्होंने बोला कि आप जो बोल रही हैं जी। वो सिर्फ बोलिए मत, उसमें आप कोड कीजिए कि आप बिल्कुल सच बोल रही हैं। तो अभी मैंने कितनी आयतों के नंबर बता दिए, वर्स नंबर बताएं, तो वो मेरे अब्बा ने मुझे समझाया था कि आप सिर्फ बोल कर निकल जाएंगी, सम पीपल विल थिंक के अरे हवाबाजी करके निकल गई। और कुछ इस्लामिक स्कॉलर आएंगे बाबले वो बैगाबॉन काइंड नेचर के, तो वो बोलेंगे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन जब मैं कोड कर रही हूँ आयतों को, नहीं बोल सकते ना। और आज आलम ऐसा हो गया है कि डिबेट में इस्लामिक स्कॉलर पूछते हैं नाजिया है क्या, नहीं नहीं यार आप आयतों को लेकर आप हमेशा कहती हैं कि कुछ एक आयतें हैं जो काफी विवादित है, जिन्हें बैन हो जाना चाहिए। जी, क्या है वो आयतें? इट्स अ वेरी लॉन्ग, तो हमारा बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। 26 आयतें हैं जी। जो बहुत विवादित है, जो एक्सट्रीम विवादित है, जिसमें काफिरों को मारने, पीटने, लूटने, कूटने, जलाने, चमड़े उखाड़ने की बातें लिखी गई हैं। हाँ, जिहाद की बातें लिखी गई हैं। उनको समझाने बुझाने की बातें लिखी गई है कि बस कैसे भी करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दो। और 7 आयतें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं के लिए बहुत अभद्र भाषा है। जैसे एक आयत है जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के वजाइना में फरिश्ते बैठे रहते हैं और वो फरिश्ता जा करके अल्लाह को बताता है कि अब मतलब निकाह में वो शरीके हयात को उसने बच्चा दे दिया है, अब आप देख लो अल्लाह पाक कि बेटा देना है या बेटी देनी है। ये लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो मतलब मैं तो जब मैंने जब इसको पढ़ा ना, मैं मतलब बाथरूम में पॉट पर कम से कम 1 घंटा बैठी रह गई। मैंने कहा आज तो मैं इस मतलब फरिश्ते को निकाल के ही जाऊंगी यहाँ से। बहुत गलत जगह बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें सेंस ना हो वो चीजें ना बच्चों को पढ़ानी चाहिए और ना समझानी चाहिए। आप सोचो, हम लोग अपने घर पे बच्चों को पॉर्न मूवीज से दूर रखते हैं, सेक्सुअल मैगजीन से दूर रखते हैं, न्यूडिटी से दूर रखते हैं, वल्गैरिटी से दूर रखते हैं, अब्यूजिव एनवायरनमेंट से हम दूर रखते हैं। हम अपने बच्चों को कोई रिवीलिंग कपड़ा पहन करके अगर घर में आ जाए तो हम उनको भी कह देते हैं कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, डोंट डू दिस प्लीज। बेवजह भी टीनेज का है, दिमाग इधर से उधर जाएगा, जो बनना है नहीं बनेगा। तो अब आप सोचो कि जब हम इतने रिस्ट्रिक्शंस अपने बच्चों पर डालते हैं, इतना उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और वो जब कुरान पढ़ रहा है तो वो वजाइना में फरिश्ते पढ़ रहा है और हम देखते रहे। सो आई रियली want to make a new and advanced and sabya Muslim community. That's all and nothing else. I just want to reform the Muslim community and nothing else. मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस्लाम से या मुसलमानों से? वो मुझसे खाना नहीं मांग रहे, वो मुझसे जगह नहीं मांग रहे रहने का, ना मैं उनसे मांग रही हूँ। तो हम कहीं पर मैच भी नहीं करते हैं।
जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर गाली देते हैं उनके बाप की औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर के मुझे गाली दे। जितने में उनका पूरा घर चलता होगा उतने का मेरा जूता भी नहीं आता होगा। आई नो कि ये घमंडी बोली है, लेकिन मैं उनको ये मतलब उनकी औकात याद दिला रही हूँ कि आप 45 रुपए का डेटा भरा करके आप नाजिया इलाही खान को गाली दे सकते हैं, लेकिन आपके बाप की औकात नहीं है, आपके पूरे खानदान की औकात नहीं है कि आप जहां मैं उठती बैठती हूँ वहां पर आप आ भी सके। जहां पर मैं रहती हूँ वहां का सिक्योरिटी आपको घुसने भी नहीं देगा। वहां पर आप धोबी वाले भी और लॉन्ड्री वाले भी नहीं बन सकते हो। जी, अभी हाल ही में आपको अलकायदा से धमकी आई थी, क्या पता चला उसका? कौन थे वो शहजाद भट्टी का एक गैंग चलता है, उसके लोगों ने मुझे धमकी दी थी। वो तो मैंने रॉ पूरा ऑडियो डाल दिया था, मल्टीपल ऑडियोज मैंने डाले हैं। और ये धमकी तब आई थी जब पुनीत वशिष्ठ ने मेरा पर्सनल नंबर वायरल करवा दिया था। ओके। हाँ, बिकॉज आप जितने भी लोग हैं उनके पास जो मेरा नंबर है वो जो मेरे पीएस के हाथ में या जो मेरे पीएसओ के हाथ में रहता है वो नहीं पर है। मेरा एक्सट्रीम जो पर्सनल नंबर था वो पुनीत वशिष्ठ ने अपने फेसबुक पर वायरल करवाया था। तो उसके बाद जो ब्रेकअप से पहले हुआ था? नहीं, ऑब्वियसली ब्रेकअप के बाद हो। ऑब्वियसली एक बार एसिड अटैक भी हो चुका है। हाँ, एग्जैक्टली। महाकुंभ से आते वक्त क्या हुआ था आपके साथ? दैट वाज कंप्लीटली क्लियर कि 2 गाड़ियां थी, मुसलमानों से भरी हुई थी, एंड दे बप माई कार। आपके साथ तो आगे शायद प्रिया वशिष्ठ थे। वशिष्ठ नहीं, प्रिया चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाली। उन्हें तो काफी छोटे हो थे। ओह माय गॉड, मैं तो लिटरली अभी भी जब वो सिनेरियो आता है आँख के सामने तो मेरी आंखें भर जाती हैं। और फॉर मी शी हैड सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उस दिन ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी लड़की को अब अपने साथ नहीं रखूंगी, क्योंकि फेस खराब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। एंड हमारे की कृपा कि उसकी शादी वादी हो गई है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत क्लिक कर रही थी कि फेस अगर खराब हो गया तो फिर शादी में प्रॉब्लम होगा। अभी आपने जिहाद की बात कही थी, तो जिहाद भी आपने ही शब्द कह सकते कि इन्वेंट किया है। तो जिहाद आपने ही सोशल मीडिया पर वायरल करवाया था। एक बार बताएंगे कि ये सब होता कैसे है, कि इसकी भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि अगर आजकल सोशल मीडिया पर हम वीडियोस देखें तो छोटे छोटे बच्चों की भी जिहादी सोच दिखती है। तो आखिर ये सब जड़ कहाँ से निकल रही है? मदरसा में ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, मदरसा में हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ जहर इंजेक्ट किया जाता है। उनकी मानसिकता वैसी बनाई जाती है कि जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं वो काफिर होते हैं। होली खेलने से अल्लाह नाराज हो जाता है। दिवाली में दिया जलाने से, दीप जलाने से अल्लाह नाराज हो जाता है। ये सारी चीज़ें मदरसे में समझाई जाती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मदरसे में जो कुरान पढ़ाया जाता है उस कुरान में तो काफिरों के खिलाफ अनकाउंटेबल चीज़ें लिखी हुई हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें। और कोई भी कुरान उठाकर पढ़ ले, अगर मैं गलत हूँ तो आ जाओ बात करो मुझसे। जी। द सेकेंड थिंग इज कि इट्स अ वेरी आयरनी कि अभी 2026 के बजट में 5 फरवरी में जब हम लोग आंखें टिका करके बैठे हुए थे, देश का विंटर सत्र चल रहा था, निर्मला सीतारमन जी लाल रंग की फाइल और हलवा वाला सेरेमनी करने के बाद जब वो बजट को पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि 3,400 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिया गया। मेलन को बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार से पूछ रही हूँ, बल्कि मैंने लिखित रूप में दिया है, आई एम द वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ बीजेपी। लेकिन जाओ, जो गलत है वो गलत है बोलना चाहिए, निकाल देंगे इतना ही तो करेंगे, थोड़ी मेरा घर चला रहे हैं वो। तो ये जो 3,400 करोड़ रुपए ये जो माइनॉरिटी को दिया गया है, उसमें माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड जो तबका है वो मुसलमानों का है। और एडुकेशन के लिए 131.7 करोड़ रुपए दिया गया है कि एडुकेशन को एनहांस करा जाएगा, एडुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा। विच एडुकेशन? मदरसा एडुकेशन, क्योंकि ये तो इसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं है। मुझे दिखाओ, कम से कम 1,000 IPS IAS दिखा दो।
एवरी ईयर मुझे एक टारगेट निकाल करके दो, एक मुझे ग्राफ निकाल करके दो कि 1,000 लड़की जो है वो आईएएस बन गई और 1 लाख लड़का जो है वो आईपीएस बन गया। मुझे एवरी ईयर निकाल करके दो कि 10 लाख जो मुसलमान बच्चे हैं वो आर्मी ऑफिसर बने हैं, नेवी ऑफिसर बने हैं, बीएसएफ बने हैं, सीआईएसएफ बने हैं, वो बॉर्डर पर छाती पे गोली खाने को तैयार है इस मातृभूमि के लिए। दिखाओ मुझे। जी। नहीं, कांस्टेबल बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं, पुलिस बनते हैं, क्योंकि पुलिस में घूसखोरी चलती है। लेकिन बॉर्डर पर जो होता है ना, वहां पर अच्छा घी वाला खाना भी नहीं मिलता है। वहां पर आपको तपना पड़ता है देश की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। और वो तपने के लिए कौन जाता है? सिख। वो तपने के लिए कौन जाता है? हिंदू। और आप मलाई खाने के लिए और बटोरने के लिए कांस्टेबल बनते हो, पुलिस बनते हो, 2 स्टार वाले बनते हो, सर्कल ऑफिसर बन जाते हो, और आप मलाई बटोरते हो, और आप हाथ में आईफोन 17 लेकर के घूमते हो, और आप दिखाते हो कि आप तो देश, आप तो इस राज्य की रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको चू बना रहे हो? जी। तो जो बजट में 3,400 करोड़ रुपए का जो दिया गया है, मुझे लगता है कि ये सांप को दूध पिलाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार को मैं खुली बात बता रही हूँ कि आप अजमेर शरीफ जा करके आप चद्दर चढ़ा लीजिए, किरण रिजिजू जा करके चद्दर चढ़ा करके माथा फोड़ के आ गए, आप तलवा चाट लीजिए मुसलमानों का। बस चले तो कुछ और भी करना है तो वो भी कर लीजिए और करवा लीजिए, मुसलमान आपको गाली नहीं देंगे, ये आप लिख लो भैया। और मैंने बहुत टैटू बनवाया हुआ है, टैटू बनवा लो जी। ताकि भूल ना पाओ। वो आपको गाली ही देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। आप चाटते रहो उनको, हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसे बर्बाद करते रहो। वैसे भी टैक्स जो है वो हिंदू ही देते हैं, मंदिरें ही देती हैं, मजार तो नहीं देता है टैक्स। और मुसलमान जो वो खीरी कबाब और नल्ली निहारी जो बनाते हैं वो टैक्स देते हैं क्या? ये टीएमसी से बीजेपी का सफर कैसे हो गया? टीएमसी, मुझे लगता है कि जैसे इंटर्नशिप होता है ना पॉलिटिक्स में, तो मैं टीएमसी में इंटर्नशिप करके चली आई। बट द एंटायर days was so suffocative because सर पे दुपट्टा रखो, सर पे दुपट्टा रखो, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलना है और इस्लाम को बहुत खूबसूरत बताना है। तो मैं बहुत सफोकेट कर रही थी, दैट वाज कम्प्लीटली टॉक्सिक। तो मुझे लगा कि भाई ये मुझसे तो ना होगा, दिस इज कम्प्लीटली नॉट माई कप ऑफ टी, भागो यहाँ से। और मैं भाग गई। उसके बाद फिर मैंने ये तय कर लिया था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। तो अभी कैसे? तो उसके बाद फिर 2017 में मेरा ऐतिहासिक जजमेंट आया। और उसके बाद फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्टी ऑफिस से मुझे कॉल आया। इवन क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल वोटर हूँ, तो पश्चिम बंगाल से वहाँ से देवोलीना चैटर्जी जो MOS भी रही हैं, जो सांसद भी रही हैं, वो खुद मेरे घर आई मिलने के लिए। बहुत सारे नेता लोग आए मिलने के लिए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप एकदम फ्री होकर के काम कीजिए, आप राष्ट्रभक्ति का काम कीजिए, आप कभी मत सोचना कि आप एक पार्टी का काम कर रही हैं, आपका जो ऑरा है वो राष्ट्रभक्ति का है, संविधान भक्ति का है, आप वही कीजिए। तो बहुत सोचते सोचते 2017 से लेकर के 4 जनवरी 2018 को जाकर के मैंने 1 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया। जब भी बंगाल में STR हुआ है, आपके ख्याल से सही हुआ? मेरे ख्याल से बहुत स्लो हुआ, और जितना डिकोड करना जरूरत थी, बहुत ज़रूरत है, बहुत एक्सट्रीमली ज़रूरत है। और ममता बनर्जी जिस हिसाब से मर्यादा तोड़ी है सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि आई नो दैट वेरी वेल के वो वकील है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ लोग रील्स वगैरह भी बना रहे हैं कि नहीं वकील नहीं है, नहीं, शी इज एडवोकेट। और अपने जमाने में वो बहुत ब्लंट और वोकल एडवोकेट रही हैं ममता बनर्जी। यस ऑफ कोर्स। और 1994 में उन्होंने 33 लोगों, अपने ही कार्यकर्ताओं का, जब वो जिनके साथ वो पॉलिटिक्स करती थी, 33 लोगों का उन्होंने एक साथ अपने सबमिशन से बेल करवाया है कलकत्ता में। शी इज सच अ इंटेलिजेंट एडवोकेट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कल से अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तो कपिल सिब्बल को वो मतलब अच्छा खासा टारगेट कर सकती है, उनकी रोजी रोटी में मतलब एक धक्का लगा सकती हैं। लेकिन पता नहीं वो
मतलब कोट बैंग में और गाउन में क्यों नहीं आई? और पता नहीं कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उनको साड़ी और ब्लैक शॉल में सबमिशन कैसे रखने दे दिया, जो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, नहीं होता है। तो एसआईआर उनको अब डरा रहा है, क्योंकि ठीक है, एसआईआर से डर कैसा है? उनके खुद के मंत्रालय में एक दो ढगैया बंगाली मुसलमान है मंत्री, अच्छा, और एक तो पेशावर पाकिस्तान का मंत्री है। पाकिस्तान से? जी। अब अभी फिर मैं एक हफ्ते के बाद बंगाल जा रही हूँ, तो वही रेड पिटिशन मेरा फाइल होने वाला है कलकत्ता हाई कोर्ट में। पूरा पाकिस्तान से भी मैंने पूरा रिसर्च मंगवाया है, पूरा का पूरा। पाकिस्तान से याद आया, आपके दोस्त कैसे हैं? कौन? सारे यूट्यूबर्स। शोएब चौधरी। बहुत छोटे, मतलब भाई बहन टाइप के बोलूँगी मैं, बहुत प्यारे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने आप को सफोकेट करते हैं, अपने आप को बहुत थका हुआ और हारा हुआ समझते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि शायद उनकी आवाज़ पाकिस्तान की सरकार तक जाए और पाकिस्तान भी उनका बहुत अच्छा हो जाए, टेररिस्ट और टेररिज्म फैक्ट्री से बाहर निकले। बच्चे अपनी कोशिश कर रहे हैं, और आई हैव ओनली connection and I used to talk with आरजू काज़मी। शाइला सिस्टर। नहीं, उनसे अब बात नहीं, अच्छा। बिल्कुल बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, और मुझे लगता है कि इतना भी फ्रेंडली होना ठीक नहीं होता है। एक बैलेंस रिलेशन ही ठीक है, क्योंकि कुत्ते की तुम अब 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो टेढ़ी ही निकलती है। तो मैं अपनी गली के कुत्ते पर भरोसा कर सकती हूँ, पाकिस्तानियों पे मैं भरोसा ही नहीं कर सकती है। जी। बंगाल में अब इलेक्शन है, क्या लग रहा है इस बार? बिहार में तो आपने बहुत बढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, जीते भी थे वो। अब बंगाल में क्या मतलब क्या है आपका पूरा? कि बंगाल में ऐसा लोगों को लग रहा है कि एसआईआर हो गया तो वहाँ पर भगवाए हिंद हो जाएगा, गजवाए हिंद से बच जाएगा। बट मैं जो जीरो ग्राउंड पर देख रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजियां चल रही हैं, जो ग्रुपिज्म चल रहा है, एक नेता का अलग ग्रुप है, एक नेता का अलग ग्रुप है, एक नेता का अलग ग्रुप है, एवरीवन वांट टू बी चीफ मिनिस्टर, तो हम उसको कम दिखाएंगे, हम उसको ग्राउंड पर आने नहीं देंगे। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि पश्चिम बंगाल में आप मुझे 4 महिला नेत्री का नाम बता दीजिए। जी। नहीं, कोई नहीं बता सकता है। मैं जितने भी बड़े बड़े चैनल पर मैं पॉडकास्ट करती हूँ या एक्सक्लूसिव करती हूँ, मैं एंकर से पूछती हूँ, आप पश्चिम बंगाल में 4 महिला नेत्री का नाम बता दीजिए, कोई नहीं बता पाता है। जस्ट वन, अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल, कोलकाता में भी जाएगी अग्निमित्रा पॉल, सिलीगुड़ी भी जाएगी, वही जाएगी, दुर्गापुर भी वही जाएगी, आपका दार्जिलिंग भी, हर जगह। अच्छा, उसका उसका बस ना चले अग्निमित्रा पॉल का, तो वो पंख लगा ले, वो पंख लगा करके वहां उस मंच पे, उस मंच पे, उस मंच पे, ताकि कोई और महिला आगे ना आ सके और वो बड़ा नाम ना बना सके, या वो पश्चिम बंगाल के लिए एक लकी चार्म ना बन जाए। तो ये जो चीज है ना, यही बंगाल के में भारतीय जनता पार्टी को डुबाता है। दूसरी चीज है कि जैसे इलेक्शन के पहले तो माहौल ऐसा गर्म होता है, लगता है अब तो भगवा लहरा जाएगा, लेकिन जब कैंडिडेट का नाम आता है तो कैंडिडेट कौन होता है? नुसरत रूही जहान जैन का बॉयफ्रेंड। नुसरत रूही जहान जैन कौन है? जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, और वो शॉर्ट्स और चड्डियां पहन करके टिकटॉक बनाती हैं, और उनका बॉयफ्रेंड वो आ गया है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनके। जी। कहाँ है दिमाग? उसके बाद फिर कौन? सी ग्रेड की टॉलीवुड की एक्टर, और ड्यूरिंग कंपेनिंग ड्यूरिंग इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की टॉलीवुड की सी ग्रेड की एक्टर जा करके तृणमूल कांग्रेस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मदन मित्रा के साथ जा करके वो नौके पर पार्टी कर रही है ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आप क्या बेवकूफ समझ कर बैठे हो बंगाल की जनता को? बंगाल की जनता के दिमाग में तो ये चीज आया ना कि अरे कुछ अलग नहीं है, टीएमसी बीजेपी एक ही है, यही गया ना। तीसरा जो लूपहोल है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट है और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम एरिया आता है, आप सोचो कि ये Y+Z+ सिक्योरिटी रख करके भी उस मुस्लिम एरिया में कंपेनिंग नहीं करते हैं, जा करके खड़ी बड़ी रहती है इनकी।
अब आप सोचो, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी चाहता होगा वो ये सोचता होगा कि भाई ये तो भाई प्लस सिक्योरिटी रख के नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपेनिंग, ग्रुपिज्म, गुटबाजी, और एक ही महिला नेत्री अपने आप को जो मतलब पूरे पश्चिम बंगाल की भाजपा की महारानी समझ रही है, ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को डुबा रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पर अक्सर एक सवाल होता है, नाजिया हज के लिए कब जाएगी? कभी नहीं, आई डोंट वांट टू मलिस्ट माई सेल्फ। कैसे? हज पर बहुत सारे आप आर्टिकल्स वगैरह। एक स्टेटमेंट आपने ये भी दी थी कि जो लड़कियां हज के लिए जाती हैं वो आती है सबसे पहले कन्वर्ट होती है सनातन में। बिल्कुल। ये कैसे, ये अनुभव किया है आपने या क्या मतलब? नहीं, मैं तो गई नहीं हूँ, इसके पीछे भी रिसर्च है आपकी? बिल्कुल, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, मैंने अंडर नहीं किया है। इवन मैंने यूएई का दौरा बहुत किया है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा मैंने एंटर ही नहीं किया है, क्योंकि जहाँ जाना नहीं हो उसका पता पूछ के क्या ही फायदा है। लेकिन जब मैंने ईरान बहुत अर्ली ईरान मैंने विजिट किया था निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के रिसर्च के लिए, थीसिस लिखने के लिए, तो उस वक्त मुझे ईरानियन लड़कियों ने बताया था कि ऐसा ऐसा मक्का में होता है कि तवाफ के वक्त में, जैसे आप लोग परिक्रमा करते हो तो तवाफ, उसको अरबी में तवाफ कहते हैं, तवाफ के वक्त में जो बॉडी स्क्वीज होती है मर्द और औरत की, ओके, और जिस हिसाब से मर्द मतलब पूरा मजा ले लेते हैं हज में तवाफ करते वक्त में, वो एक सभ्य फैमिली की लड़की नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आप ऐसे भी वीडियो निकालिए ना, वीडियो ऑफ तवाफ, आपको खुद ही दिख जाएगा। सच में? हाँ हाँ, आप गूगल में निकालिए वीडियो। तो इसीलिए आपने वो स्टेटमेंट दी थी कि अक्सर लड़कियां जो है हज के बाद धर्म परिवर्तन करती हैं। एग्जैक्टली, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुस्लिम लड़कियों ने अगर बारीकी से कुरान और सही अल बुखारी पढ़ ली तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखो ईरान की हालत देखो। चलिए, अगर अभी आपने जो बात की उसी से एक सवाल निकल कर आ रहा है कि आजकल लड़कियां सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए कपड़ों को जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट करती जा रही हैं, अपने राइट्स का मिसयूज कर रही है। हाल ही में अगर हम कर्नाटक वाला एग्जांपल लें, जो बस वाली वीडियो आपने देखी होगी, क्या कहना है आपका इस पर? मुझे ऐसा लगता है, देखो कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट मैं कभी देना नहीं चाहती हूँ। एवरीवन हैव देयर राइट, एवरीवन हैव देयर चॉइस बिकॉज ऑफ संविधान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही शरीर को बाजार में कुछ व्यूज के लिए दिखा करके कहाँ की अक्लमंदी है। इट्स नॉट मीन कि मैंने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने हैं, इट्स नॉट मीन कि मैंने शॉर्ट्स नहीं पहना है, पहना है, बिल्कुल पहना है। उसमें से कुछ फोटोज जो है वो बहुत अच्छे रिलेशन पुनीत जी के साथ थे, तो मैंने उनको दिया भी है जी, कि वंस अपॉन अ टाइम मैं ऐसी थी। ओके, एंड आई वाज किड दैट टाइम, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो हम करते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन मैंने कभी रील्स नहीं बनाया है। सो डोंट मेक योर सेल्फ लाइक समथिंग एल्स। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, मुझे ठीक नहीं लगता है। और जितनी जल्द हमारे भारत की बेटियां अपनी सभ्यता में, अपने संस्कार में, अपनी संस्कृति में आए, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ मुझे लगता है कि इससे सुंदर कोई कपड़ा होता ही नहीं है। जी, जब मैं तो साड़ी में ही देखी जा रही है। हाँ हाँ जी, बिकॉज सॉरी, आई चूज टू वेयर साड़ी। मुझे किसी ने मना नहीं किया है कि आपको वेस्टर्न नहीं पहनना है। आज भी मैं कोट जाती हूँ, मैं ट्राउजर में जाती हूँ जी, कोई मुझे नहीं कहता है कि आप साड़ी में और सलवार सूट में आप कोट जाया कीजिए, वो नेता वाला ऑरा नहीं आता। मैं हमेशा प्रॉपर ट्राउजर और पूरे ड्रेस कोड में जाती हूँ मैं कोट। लेकिन आई चूज टू वेयर साड़ी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है साड़ी इज जस्ट एन क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल एंड एपिटोम एग्जाम्पल टू स्प्रेड आवर भारतीय संस्कृति। ओके। नाज़िर, जैसे हम सोशल मीडिया देखें तो बीच में ये भी आप ही के थ्रू सुना था कि कुछ तस्वीरों का मिसयूज किया गया था, आपकी ही तस्वीरों का। आपका फेसबुक अकाउंट डाउन करवाया गया था। तो जब ऐसा होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस फील करते हैं, तो ऐसे में आप उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या करती हैं?
अभी तो पुनीत ने जैसे हाँ पुनीत वाला ही मुद्दा अभी तो पुनीत जी ने मतलब पता नहीं कौन सी तस्वीरें निकाल करके, एट टाइम्स होता है ना जब हम किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं तो जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो नहीं आ पाता है, और वैसे भी मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। 99% लोग मुझे कहते हैं कि सामने से आप डिफरेंट लगती हैं और आप स्क्रीन पे थोड़ी डिफरेंट लगती जी हैं, और ये होता है। अब मैं तो वो फाउंडेशन कंसीलर यूज ही नहीं करती हूँ, आई एम जस्ट रॉ पूरा। ब्यूटी नेचुरल है। तो उन्होंने बहुत सारी मेरी तस्वीरों को इधर उधर से टेढ़े मेढ़े तरीके से दिखाया है और कहा है कि ये ऐसी दिखती है, इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, और प्लास्टिक सर्जरी करा करके इसने लिप्स अपने मोटे करवाए हैं, फलाना किया ढमाका क्या, मतलब दुनिया भर की जो बच्चों में लड़ाई होती है तो आदमी बोलता है वो वही कर रहे हैं। एज सच मुझे ये सारी चीजें हिट करती ही नहीं है, ओके करती ही नहीं है। जब मिलियंस वाला अकाउंट गया था तभी कितने ही हुआ? दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, बिकॉज दैट अकाउंट वाज कंप्लीटली ऑर्गेनिक, तो मुझे बहुत बुरा तो लगा। डाउन कैसे हुआ था वैसे? डायरेक्ट सस्पेंड हुआ था, डाउन मीडिया से? मेरे ऊपर 71 एफआईआर हुए थे कैलफिटा में जब मैंने मोहम्मद सोल की कार करी थी सुरन रोड के डी गेट के बाहर। तो मैं जैसे ही लैंड हुई रात के वक्त, सुबह में 6:20 में पुलिस आ गई, और फिर पुलिस ने मतलब वो किया था, कंप्लेन रिपोर्ट किया था मेरे फेसबुक अकाउंट पे। तो ऑब्वियसली अगर सीएम करे या पुलिस करे तो वो एक अलग प्रभाव पड़ता है। सो सीआईएम की कंप्लेंट पर सस्पेंड। एग्जैक्टली सीएम के लिए पर्सनल लेटर हेड पर वो कंप्लेन गया था कि मेरा सोशल मीडिया बंद करवाया जाए, डायरेक्ट सस्पेक्ट। जैसे आपने सनातन को जो है सनातन का दामन पकड़ना सही समझा, तभी आपको नहीं लगा कि जैसे आप समाज सेवी भी है तो आपको नहीं लगा कि इस्लाम पर ही काम कर लेना चाहिए, अगर इसमें कुछ कमी है वही बेहतर कर लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने सनातन का दामन नहीं पकड़ा है, मैं सनातनी खुद को मानती हूँ। अच्छा मेरे घर में मंदिर है, मेरी ऑफिस में मंदिर है। आपके घर में ओ जी, आप मेरे कैलकाटा वाले घर में जाइएगा, जी माँ काली का मंदिर है मेरे कैलकाटा वाले घर में। आप मेरे कैलकाटा वाले चैम्बर में जाइएगा, माँ दुर्गा का छोटा सा मंदिर है। आप मेरे दिल्ली वाले चैम्बर में आइएगा, गणेश जी का मंदिर है। आप मेरे दिल्ली वाले घर पर, ऑफिस में गणेश जी का है, और दिल्ली वाले घर पर जो है जी वो लक्ष्मी और गणेश जी का मंदिर है, और उस पे मैं पूजा करती हूँ। एवरी मॉर्निंग आफ्टर योगा मैं सूर्य को जल देती हूँ। तो मैं ये दामन नहीं पकड़ा है, आई एम सनातनी। जस्ट बिकॉज के मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने 9 महीना कोख में रख के दर्द सह करके मुझे पैदा किया है, सो आई डोंट वांट टू कन्वर्ट माई सेल्फ। ओके ये इसलिए मैंने कहा दामन पकड़ा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर आए दिन आप भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, गलत वो बोलते हैं आपके लिए, तो वो कहते हैं ना कि तुम मुस्लिम होकर क्या कर रही हो यहाँ पर। एक्चुअली वो लोग खुद कंफ्यूज है, कभी कहते हैं ये हिंदू है मुस्लिम बन के घूम रही है, कभी कहते हैं कि ये मुस्लिम होकर के हिंदुओं के पक्ष में बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि लखनऊ में MIM के कुछ लोगों ने एक बयान दिया था, किसी यूट्यूबर चैनल को ही दिया था, कि नाजिया के माँ बाप जो है वो हिंदू है, वो झूठ मुस्लिम बन करके घूम रही है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया, और मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत बोल रहा है, मैंने कहा हो सकता है कि वो सही होगा, तो मुझे मेरे माँ बाप से मिला तो। जी जी जी। अच्छा इसी पर एक सवाल आ रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो भारत के मुस्लिम है वो ज्यादातर कन्वर्टेड है, अग्री करते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो मुगल एरा, उस वक्त जितने भी हिंदू हैं उन्होंने जजिया ना देने की वजह से कन्वर्ट ही तो किया, जान बचा जाते या टैक्स। टैक्स ओके। टैक्स किस किस चीज पर था? तिलक पर था, धोती पर था, रुद्राक्ष पहनने पर था, मंदिर की घंटियों पर था, शंख पर था, अ, अध्यायों पर था, उच्चारणों पर था, भजन कीर्तन पर था। तो भजन कीर्तन ही तो करते थे जी तो अबू सालिम के गैंग ने उनके ऊपर 16 गोलियां दागी थी ना। क्यों दागी थी? एक्सटॉर्शन मांगा था, एक्सटॉर्शन बनी, जजिया टैक्स मांगा था, ओके वो नहीं दिए, भजन कीर्तन करने का टैक्स नहीं दिए, अबू सालिम के गैंग को ओ 16 गोलियां मार दिया गया। अब आप इसी में देखो, मैं इसको प्रूफ भी कर दे रही हूँ आपके सामने कि क्या कभी AR रहमान को अबू सालिम गैंग से कोई फोन आया?
क्योंकि वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो हिंदू से मुस्लिम हुआ, तो उसने इस्लाम का बहुत बड़ा काम किया है। इससे अबू सालिम खुश हो गए और उससे टैक्स नहीं मांगा। लेकिन गुलशन कुमार को भजन कीर्तन करने के लिए टैक्स देना पड़ा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है। और यहाँ पे सवाल होगा। जी जी, क्या देखो उसका नाम रैपिड टाइम। चलो ओके, ठीक है। जैसे कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें हिंदुस्तान में भी जगह दी गई। बावजूद इसके आज ये दोनों धर्म इतना क्यों लड़ते हैं आपस में? कि त्योहार होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, नारेबाजी हो जाती है, कि वो एक विवाद, एक दंगा बन के अगले दिन की खबरों में आता है। पर आमी तो कहा दोनों लड़ते हैं, जी, लेकिन पत्थरबाजी तो एक ही करता है। नहीं मैंने तो किसी का नहीं बोला, आपको आप बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी। मैंने कहा कि बस दोनों लड़ते हैं। अरे जब क्यों आ रहा, दोनों लड़ते हैं तो दोनों पत्थरबाजियां करते। अब आप देखिए, अभी शब बारात था, जी, पत्थरबाजी सुने, ये हिंदुओं ने जाके पत्थरबाजी कर दी। अब 19 फरवरी से रमजान है जी, और मैं आपसे चैलेंज कर रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2026 तक में रमजान में कभी कोई दंगा हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं